मैं सभी का फिर से स्वागत करता हूँ सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ एनडीए बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने एनडीए का सपना कैसे पूरा किया, इसके बारे में हमने पहले 3 पार्ट देखे। इसमें बेसिक से लेके उसने शुरुआत कैसे की थी, मैथ्स की तैयारी कैसे की, गैट की तैयारी कैसे की, इंग्लिश की तैयारी कैसे की, और ये आज जो है हमारा आखिरी पार्ट है। इसमें हम सभी हिस्सों को टच करने वाले हैं। तो हर्षवर्धन जो है आपको फिर से मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, गैट के लिए क्या करना है, मेन फोकस हमारा मैथ्स के ऊपर है। तो आप सभी लोगों का जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसके लिए हमने अभी बात कर रहे थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। जैसे उसने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है हमारा गोल्डन अटेम्प्ट होता है, और बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए का सपना उनका पूरा होता है। तो आपके लिए आपके पास अभी समय है। अभी जो 11 क्लास में स्टूडेंट है, इनके पास जो है सितंबर में इनकी एग्जाम होगी। और जो अभी 12 क्लास में है, रिसेंटली अब 13 तारीख को इनकी अप्रैल में एग्जाम है। तो आप के कुछ क्वेश्चन भी है, तो आज जो भी डाउट्स है आपके मन में, सभी डाउट्स आप आज पूछना है। और हर्षवर्धन से मैं विनती करता हूँ कि वो उसका सेशन स्टार्ट करें। हो सर. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. हां, तर मग पहिले तुमचे डाऊट्स घ्यायचे का मी बोलू? म्हणजे सगळे रिव्हिजन काय? मी बोलू पहिले. तर बघा, सगळ्यात पहिले रिवाईज करतो. तर मग मॅथ्सचं स्टार्ट करतो. तर मग मॅथ्समध्ये मी तुम्हाला अगोदरसुद्धा सांगितलं आहे की प्रॅक्टिस 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 जे कसं आहे माहिती आहे का? तुम्ही प्रॅक्टिस केली नाही तर तुम्हाला ते ना सिक्वेन्स कळणार नाही, सॉल्व कसं करायचं आहे. तुम्ही जे म्हणता ना बरेच जण की स्टार्ट कसं करायचं, आवाज येतो ना सगळ्यांना? हां, तर स्टार्ट कसं करायचं किंवा कोणत्या मेथडनी द्यायचं, कारण की प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला बऱ्याच वेळेस दुसऱ्या चॅप्टरचे पण कन्सेप्ट्स येतात. तर मग ते सॉल्व्ह कसं करायचं तेच एक टॅक्टिक आहे, ते प्रॅक्टिसनीच होणार. आणि तुम्ही समजा जर काय केलं, फक्त रिव्हिजनच केलं, तर मग विदाऊट रिव्हिजन तुम्ही प्रॅक्टिसमधलं म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिस करायला लागला, रिव्हिजनच नाही, तर मग तुम्ही ते कन्सेप्ट विसरून जातात. तर मग कसं आहे, सोपे करायला गेलो तर होऊन जातात. एनडीएमध्ये आता सोपे क्वेश्चन्स येत नाही ना, टफच येतात. तुम्हाला पेपरसुद्धा दाखवला, टफ आहे का नाही, जेईचे बेसिक्स आहे ना त्यात. तर मग तेच जे तुम्हाला मी सांगितलं, हर्मिशन मॅट्रिक्स किंवा सेटचे जास्त टफवाले क्वेश्चन्स, ते तुम्हाला जे येत नव्हते तर ते तुम्हाला ते सुद्धा करायचं आहे. तर तेवढं लेवल रीच करण्यासाठी प्रॅक्टिस एक मेन पॉईंट आहे. दुसरी पॉईंट रिव्हिजन, जे तुम्हाला सांगितलं मी. तर मग रिव्हिजन काय करा, संडे टू संडे करायचं आपल्याला. स्टार्टिंगला थोडं टफ जाईल आणि नोट्स मी तुम्हाला सांगितलं तसं बनवा, कारण की ते सोपं जातं ना वाचायला. तुम्ही जर पूर्ण गठ्ठा घेतलं बुक्सचा, 2-3 बुक्स घेतले, तर ते 2-3 बुक्स वाचायला किती वेळ लागेल, आहे का नाही? जर तुम्ही त्यातमध्ये क्वेश्चन सॉल्व्ह करताय तर क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी वेगळी रफबुक बनवा आणि ते क्वेश्चन नोट डाऊन करा. ॲटलिस्ट क्वेश्चन तरी, सोल्युशन कसं येईल यार, खराब अक्षर आलं तरी चालतं, पण स्पीड मॅटर करते. ते एक आहे. तिसरं एक गोष्ट ही म्हणेल की मी तुमचं मॉक टेस्ट असतात, तर मग तुम्हाला मॉक टेस्ट तुम्ही आत्ता नाही चालू करताय, थोड्या दिवसानंतर चालू करताय, तर मग त्याच्यामुळे मग तुम्ही PYQ सध्या सॉल्व्ह करू नका. तुम्हाला जे रेफरन्स बुक्स आहेत, पाथ फाइंडर किंवा मी जी बुक दिली आहे ती वाली, जेईसाठी जी म्हणतोय मी, ते सॉल्व्ह करा. कारण की तुम्हाला वापस सांगतो की जे तुम्ही आत्ता PYQ सॉल्व्ह केलं तर तुम्ही मॉक टेस्टमध्ये ते ऑप्टिमम रिझल्ट येणार नाही. तुम्हाला ऑलरेडी सगळे आन्सर्स येतील, तर ते आपल्याला होऊ द्यायचं नाही आहे. कारण की मॉक टेस्ट अशी आहे जी आपल्याला स्वतःला रिअलाईज करते की आपलं चुकतं कुठं आहे, कोणतं पार्ट आपल्याला व्यवस्थित करायचं आहे, त्यासाठी म्हणतोय. हे मॅथ्ससाठी आहे. आणि प्रॅक्टिससाठी बघा, क्वेश्चन्समध्ये कसं आहे की तुम्ही लेंदी मेथडने जास्त जाऊ नका. एनडीएमध्ये आपल्याला 150 मिनिट्समध्ये 120 क्वेश्चन्स करायचे. 120 सगळे जर टच होत नसतील, म्हणजे टच तर सगळे करायचे पण सगळे सॉल्व्ह नसेल होत, तर मग ॲटलिस्ट 80 to 90 सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे. त्यासाठी स्पीड मिनिमम म्हणजे ऑप्टिमम पाहिजे आपल्याला. मी तुम्हाला जी स्ट्रॅटेजी सांगितली, फर्स्ट 1 आवरमध्ये सोपेवाले क्वेश्चन्स, 1 क्वेश्चन पर मिनिट, त्या मेथडनी द्यायचं तर तुम्ही त्या मेथडनी जा, किंवा तुमचं स्वतःहून जर काही वेगळी स्ट्रॅटेजी असेल तर त्या मेथडनी जा. आणि तुम्ही क्वेश्चन जरी सॉल्व्ह करताय ना, त्याला पण ॲज अ म्हणजे मॉक टेस्ट सारखंच कन्सिडर करा, टाईम वेस्ट करा. ते एक आहे. आणि स्पीडनी सॉल्व्ह करायचं आहे तर मग आपली जेनेटिक मेथड आहे, किंवा सगळे डेरिव्हेशन लिहिणं, स्टेप्स लिहिणं, सगळं ते नाही करायचं. मी जे तुम्हाला सांगितलं तो क्वेश्चन होता ना मॅट्रिक्सचा, की आपल्याला दाखवायचं होतं की जो डिटर्मिनंट आहे पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे का 0 आहे, आणि त्याच्यामध्ये नंबर गिवन नव्हता, तर रँडमली टाका नंबर्स. तिकडे डिस्टंट नंबर दिला असेल क्वेश्चनमध्ये तर डिस्टिंक्ट नंबर टाका. जर दिलं असेल की कोणते पण नंबर चालते तर स्वतःहून 001 किंवा सगळे 0 टाका बेस्ड ऑन द क्वेश्चन्स. तर हे कसं सॉल्व्ह करायचं ते तुम्हाला तेव्हाच कळेल जर प्रॅक्टिस आहे.
कारण काय असं वेगळं काही फॉर्म्युला नाही आहे हे सगळं क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला. अजून मॅथ्समध्ये कोणाला काय विचारायचं नाही? तर गॅटचं म्हणतो आता. फास्ट घेऊ आपण मॅथ्स आणि गॅट. एस एस साठी थोडा वेळ जास्त देऊ. गॅटसाठी वापस हिस्ट्रीसाठी NCERT. तुमची 11-12ची हिस्ट्रीसाठी जास्त फोकस करायचं आहे. मेनली प्रायोरिटाईज करायचं. तुम्हाला सांगितलं आहे मी की मॉडर्न हिस्ट्रीमध्ये 1857चे रिव्हॉल्ट्स, नंतर मग जे हिस्टॉरिकल जे मुवमेंट्स झाले किंवा मुवमेंट्स इन द सेन्स सायमन कमिशन जेव्हा इंडियामध्ये आली, राऊलेट ॲक्ट, दांडी मार्च, सिव्हिल डिसोबिडियन्स मुवमेंट, हे सगळे मुवमेंट्स जे पॉप्युलर लीडर्स आहेत, पंडित जवाहरलाल नेहरू किंवा महात्मा गांधी यांच्या रोल्स वगैरे. महात्मा गांधी यात पण बरेच क्वेश्चन्स येतात. तर मग ते त्यानंतर मग आपलं जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट आहे, असे वेगवेगळे बरेच ॲक्ट्स आहेत, तर ते लक्षात ठेवायचे. आणि या ॲक्टमध्ये काय आहे माहिती आहे का, ते तुम्हाला असं क्वेश्चन येईल की ही गोष्ट म्हणजे सपोज की इंडियन्सला सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये कधी अलाव केलं, कोणत्या इयरच्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्टमध्ये अलाव केलं, हे जर असं क्वेश्चन येईल आणि खाली मग इयरचं नाव दिलं जातील किंवा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ असं दिलं जाईल. त्याचं इयर, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्टचं इयर लक्षात ठेवलं खूप सोपं आहे. समज 10 का 20 वर्षानंतर ते रिपीट होतात ते ॲक्ट. तर अशा टाईपचे क्वेश्चन्स येतात मॉडर्नमध्ये. एन्शियंटमध्ये तुम्हाला IBC, इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन याच्यावर येतील किंवा तुम्हाला जैनिझम आणि बुद्धिझम याच्यावरती येईल, जास्त तर याच्यातून येईल. आणि याच्यावर जर कोणता आला तर मग तुम्हाला म्हणजे महाजनपद, चोला डायनेस्टी, गुप्तास याच्यावरती येईल. म्हणजे प्रायोरिटी वेस्ट करायचं असं म्हणणं आहे माझं. करायचं तर सगळंच आहे, पण प्रायोरिटी बेस्ट, कारण आपल्याला टाईमचे लिमिट आहे ना आणि आपल्याला रिव्हिजन जास्त करायची त्यामुळे. आणि मिडिवलमध्ये तुम्हाला ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट म्हणजे कसं सुफिझम वगैरे जे आहेत ते करायचं आहे. आपलं तुकाराम महाराजांचं एक्झाम्पल दिलं आहे, महाराष्ट्रामध्ये आहेत. असं बरेच सेंट्स वगैरे आहेत, तर त्यांचे जे आहेत क्वेश्चन्स खूप बरेच येतात हे हिस्ट्रीसाठी. जॉग्रफीसाठी कसं आहे, एक हिस्ट्रीचं असं आहे की हिस्ट्रीमध्ये क्वेश्चन्स युजली रिपीट होत नसतात, खूप रेअरली रिपीट होतात. तर मग त्याच्यामुळे मग आपल्याला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स करून जास्त फायदा नाही, जास्त वाचायचं आहे आपल्याला. पण जॉग्रफीमध्ये थोडं वेगळं आहे. जॉग्रफीमध्ये तेच क्वेश्चन्स बऱ्याच वेळेस रिपीट होतात. आता तुम्ही पाहाल की म्हणजे मी अटेम्प्ट दिला त्याचं 3 का 4 अटेम्प्ट पूर्वी ओशन करंट्सवरती क्वेश्चन्स आले होते, त्याच्या अगोदर नाही यायचे. तर माझ्या अटेम्प्टच्या वेळेस वापस आला होता ओशन करंट्सवरती क्वेश्चन. तर जॉग्रफीचं रिपीट होत राहतं. आणि जॉग्रफीचं कसं आहे की थोडं इंटरेस्टिंग आहे रिवाइज करायला. हिस्ट्री थोडं स्टोरी बेस्ड आहे, जॉग्रफी थोडं कन्सेप्च्युअल बेस्ड. आणि मग अबकारी जास्त गरज नाही आहे, वाचून होऊन जातं. त्यासाठी तेच NCERT करायचं आहे. आणि जे तुमचं 9th आणि 10th आहे त्याचं पण NCERT करू शकता. तुम्हाला जर थोडा टाईम जास्त कमी पडत असेल तर मग जे क्वेश्चन्स जे पेपरमध्ये आलेत त्यालाच मग वापस रिवाइज करा. कारण क्वेश्चन्स 9-10 पण थोडे कमी येतं आणि आले तरी तेच की विच ऑफ द फॉलोइंग लँड्स इज शॅलो लँड किंवा अनकल्टिवेबल लँड ऐकलं असेल ना तुम्ही, 10th NCERT मध्ये होतं ते. तर किंवा मग असं त्याच्यामध्ये एक भारतमाला प्रोजेक्टचं पण एक आलं होतं क्वेश्चन. भारतमाला चालवताना एक गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल चालू होता, तर ते आहे. नंतर सायन्स सेक्शन म्हणायला गेलो, तुम्ही बोर्डचं करताय नाही म्हणजे आत्ता कराल ना तुम्ही, करताय ना? हा, तर मग बोर्डचं पण सोबत थोडं राहू द्या, कारण की क्वेश्चन्स त्याच्यावरती येतं. तुम्हाला दाखवलं मी की कोलिजनचा क्वेश्चन होता, तर मग त्याच्यावर कोलिजनवरती क्वेश्चन आला. त्यानंतर मग आपला ते न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशनवरती 9-10चं वेगळं, ते तर सोपं आहे, पण 11th थोडं टफ लेवलचं त्या टाईप झालं होतं हे वाले क्वेश्चन्स. नंतर मग कायनेटिक फ्रिक्शन किंवा स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि रोलिंग फ्रिक्शन याच्यामध्ये रिलेशनचा क्वेश्चन आला होता, दाखवला होता ना. 11-12चं आहे, याच्यावर जास्त येत आहे क्वेश्चन्स. तर मी काय केलं होतं, मी 11-12चं केलं नव्हतं, म्हणजे बोर्डचं केलंच नाही. तर त्याच्यामुळे मग मला आता ते वापस करावं लागतं. ते मला समजा इंजिनिअरिंगमध्ये तेवढा काय फायद्याचं नाही आहे, पण ॲटलिस्ट तुम्हाला NDA करायचं तर त्यामध्ये फायद्याचं आहे. मग मी स्टार्टिंगमध्ये याच्यामुळे नाही केलं, कारण की मी जेव्हा प्रिपरेशन स्टार्ट केली त्या टाईमला क्वेश्चन्स नव्हते, हार्डली 1-2 यायचा. मी 1-2 क्वेश्चनसाठी कुठे एवढा मोठा सिलेबस करू. आता 50% क्वेश्चन्स तेच येत आहेत, तर त्याच्यामुळे म्हणतोय. आणि त्या पलीकडे तुम्हाला 9-10ची NCERT करायची आहे. आता 9-10च्या NCERT मध्ये वर्ड टू वर्ड पण येऊ शकतं. म्हणजे सपोज जर एका लाईनमध्ये दिलं असेल की समजा डॅश डॅश एलिमेंट्स रिॲक्ट विथ कोल्ड वॉटर अँड प्रोड्यूस डॅश डॅश, म्हणजे हायड्रोजन प्रोड्यूस करतं ना, हायड्रोजन गॅस. तर असं मे बी लाईन्सवरती पण एक लाईनवरती क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा रिलेशन्सवरती. म्हणजे तुम्हाला सपोज एक कंटेक्स्ट दिला जाईल किंवा एखादं ॲक्टिव्हिटीज असतात बघा त्यांच्या बुकमध्ये, ॲक्टिव्हिटी बेस्डवरती पण क्वेश्चन्स येतात बरेच.
म्हणजे मॅग्नेशियम जेव्हा आपण बर्न करतो तेव्हा व्हाईट फ्लेम्स येतं ना. हां, तर मग त्या क्वेश्चनवरती मग थोडं फिरून इकडून तिकडून फिरून येतं. म्हणून त्याला डिटेलमध्ये करायचं आहे. आपल्याला वाटतं की आपल्याला येतंय, पण असं नसतं. युजली आपण तिकडे पेपरमध्ये जाऊन ते कन्फ्युजन आपण मिस करून घेतो बऱ्याच वेळेस. आणि रॅटेक्सची गोष्ट जास्त आहे ना त्यात, त्याच्यामुळे. राहिली गोष्ट करंट अफेअर्स आणि इंग्लिश. करंट अफेअर्स बघा, तुम्हाला सांगितलं मी. एक करंट अफेअर्स 2 प्रकारचे असतं बघा. एक न्यूजपेपरमधून असतं आणि एक तुमचं मॅगझिन्स. न्यूजपेपरमध्ये जे करंट अफेअर्स येतात ते रिटर्नमध्ये येत नाही, कारण की रिटर्नमध्ये पाहिलं असेल की क्वेश्चन्स येतात की सपोज माझ्या अटेम्प्टला आलं होतं की डॉक्टर एस जयशंकर रोट विच बुक. तर त्या बुकचं नाव होतं वाय भारत मॅटर्स. ते न्यूजपेपरमध्ये एक आलं जरी असेल तरी कुठे कोपऱ्यामध्ये दिलेलं असेल, आपल्या वाचनामध्ये जात नाही. तर मग ते एखादी मॅगझिन असली तर मॅगझिनमध्ये व्यवस्थित दिलेलं जातं. तर ते आपल्याला रिटर्नच्या करंट अफेअरसाठी मॅगझिन करायची, पण एस एस बीच्या करंट अफेअरसाठी न्यूजपेपर, कारण त्यात एडिटोरियल्स असतं. आणि त्यानंतर मग सपोज आज एक घटना झाली, म्हणजे सपोज मी जेव्हा देत होतो एस एस बी त्या टाईमला सिरियाचं थोडं वॉर चालू होतं ना. तर मग स्टार्टिंगला मला आलं की सिरियामध्ये की म्हणजे रेबल ग्रुप्स आहेत ते अटॅक करतात गव्हर्नमेंटवरती. बशर अल असद ऐकलंय ना? ऐकलंय का तुम्ही बशर अल असद? सिरियाचा प्रेसिडेंट होता, तो पळून गेला रशियाला. नाही, न्यूजपेपर वाचत नाही तुम्ही? मला कोणीतरी म्हणलं होतं न्यूजपेपर वाचता तुम्ही. काय वाचत जा, कामाचं आहे ते. तर मग जर आज असं आलं की अटॅक झालं, की मग 2-3 दिवसानंतर येईल की त्यामध्ये अपडेट काय झालं. सपोज मग तो बशर अल असद रशियाला गेला, नंतर मग USA रोल आला, इस्रायलचा रोल आला, गोलन हाईट्स इकडे कंटेक्स्टमध्ये आली. गोलन हाईट्स इस्रायल आणि सिरियामध्ये थोडं म्हणजे काय म्हणता येईल, थोडं कॉन्ट्रोवर्शियल गोष्ट आहे. तर मग असं अपडेट होत जातं ना, तसं तुमचं करंट अफेअर्स वाटतं. SSBला तेच कामाला येतं. नंतर रिटर्न झाल्यानंतर गोष्टी रटायच्या कामाचं पडत नाही. आता तुम्ही लेक्चरसाठी रटतात ना गोष्टी, तर मग ती गरज पडत नाही. त्या टाईमला मग थोडं आपलं मागचं पास्टमध्ये जे पण वाचलंय तेच कामाला येतं. तर हे करंट अफेअरसाठी ही मेथड्स घ्या. आणि इंग्लिश तुमची खराब आहे असं मी ऐकलं सरांकडून तुमच्या. तर मग तेच एरर्ससाठी सिनॉप्सिस वाचायची. निकिता मॅम तुमचे लेक्चर्स घेतील तर मग त्याच्यातून करा. मॅम व्यवस्थित घेतील तुमचे. मी पण मॅमकडूनच केलं आहे. तर मग ते सिनोनिम्स अँटोनिम्ससाठी प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स करायचे सगळे. त्यानंतर एटिमॉलॉजी असतात. तुम्हाला इंटरनेट ॲक्सेस असेल ना, तर त्यामध्ये PDF असतील ऑनलाईन. तर मग ते डाउनलोड करा. माझ्याकडे ती बुक होती, पण ती कॉलेजची बुक होती आणि ती कॉलेजला वापस डिपॉझिट करावं लागेल मला. तर मग तुम्ही एटिमॉलॉजीचं ते जे काही असेल तुम्ही ते करा. वरवरचं वाचा फक्त की ETM म्हणजे काय, लॉजी म्हणजे काय. लॉजी म्हणजे स्टडी असतं. तर मग त्या टाईपमध्ये असतं ते. तर थोडं सोपं जातं. जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही होणार, पण एक वेळ लागेल आपल्याला सॉल्व्ह करायची, ती सवय लागेल. हे एक आहे. नंतर मग आपलं जे सेंटेन्सली अरेंजमेंट आहेत ते तर तुमचं फिक्स आहे. 5 क्वेश्चन तर किती मार्क? 20 मार्क. 10 क्वेश्चन असले तर 40 मार्क आपल्या हातात. ते राहील. एकतर 10 क्वेश्चन्स तुम्हाला पूर्ण रिअरेंजमेंटवरती येईल, किंवा ते 10च्या ऐवजी मग काय करतील की 5 क्वेश्चन रिअरेंजमेंट आणि 5 क्वेश्चन पॅसेज. पॅसेज पण सोपं आहे ना. हार्डली एखाद मिस होतो, कारण की थोडं एखाद क्वेश्चन टफ येतो, त्यात कन्फ्युजिंग येतो थोडासा. तर मग ते आहे, त्याला प्रॅक्टिस जास्त करायची गरज नाही आहे. नॉर्मल इंग्लिश रीडिंगमध्ये पण होऊन जातं. हे एवढं गॅट्स आहे. असून कोणाला काही नाही डाऊट्स नाही रिटर्नमध्ये? करू मग स्टार्ट SSBचं. चला मग SSBचं तुम्ही फक्त TAT करायचं, तुम्हाला SRT करायचं आहे? कारण TAT थोडं कॉम्प्लेक्स आहे, SRT थोडं सोपं आहे समजायला साईकमध्ये. माहिती आहे ना TAT SRT काय सांगितलं ना तुम्हाला? लक्षातच नाही. ते इमेजवाला करायचं आहे का सिच्युएशन रिएक्शनवाला? इमेजवाला. बरं, हां. टाईम वेस्ट नाही करायला, पण नाही करू आपण, कारण की थोडं टाईम कन्झ्युमिंग आहे ते. हा, मग ते इमेज सापडतोय मी.
त्याची, तर ती अशा टाईपचा इमेज होता तो, दिसतोय अशा टाईपचा, इकडे दिसतोय ना तो मेल्यासारखा. तर तेच म्हणतोय तुम्हाला, तर थोडंसं वेगळी होती, मेडिकल इक्विपमेंट जास्त असतात तर त्या टाईपचं. त्यात अजून एक कंटेक्स्ट सांगेल मी, की हे बघा या इमेजमध्ये काय स्टोरी बनवाल. बघा पाहिलं व्यवस्थित, पाहिलं. आता यात गोष्ट तुम्ही एक ऑब्झर्व केली असेल की हा माणूस आहे, तर तुम्हाला सांगितलं की जो कॅरेक्टर दिसला असेल त्याला स्वतःसोबत कोरिलेट करा, स्वतःला हिरो बनवा. आता म्हणजे हा तुमचा हिरो आणि हे तुम्हीच. आता इकडे समोर काय ग्रेव्हयार्डचं सिच्युएशन आहे ना, ग्रेव्हयार्डचं सीन आहे. आता या टाईपमध्ये जे आपण याला स्तंभ काय म्हणता माहीत नाही, हिंदुइझममध्ये आपण स्तंभ म्हणतो, पण हे कोणत्या रिलिजनचं वाटतं तुम्हाला? ख्रिश्चॅनिटी ना. तर मग मला आता सांगा स्टोरी काय बनवाल. विचार करा थोडं, म्हणजे पुणे स्टोरी नका सांगू, थोडं वरवर सांगा असं असं बनवेल. येते कोणाला आयडिया? बंद करणे का थोडं. तर माझा एक सिनियर होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की म्हणे यू आर हिंदू, तुम्ही PYQ फॉर्म भरता ना, एक फॉर्म असतो PIQ म्हणून, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आहेत. तिकडे तुम्ही स्वतःबद्दल म्हणजे आपलं एज्युकेशन, पॅरेंट्स वगैरे त्याच्याबद्दल आपलं ते सगळं आपण गोष्टी टाकतो. तर त्यामध्ये कास्टचं एक सेक्शन असतो, तर मग आपली कास्ट वगैरे टाकते असते त्यात. तर मग तिकडून दिसतं त्या सायकोलॉजिस्टला की तुम्ही हिंदू आहे. तर आता मी हिंदू आहे, तर मग माझं त्याचं परसेप्शन काय राहील की हा जो हिरो आहे मी आहे, म्हणजे मी हिंदू आहे. आता तू म्हणतोय की इकडे आजोबाचं आहे हे ग्रेव्हयार्ड, तर मग माझे आजोबा पण हिंदू राहणार ना, पण हे दिसतं कशाचं आहे, ख्रिश्चनचं. तर मग तुम्ही इकडे एकतर तुम्ही या हिरोला कोणी दुसरं तुमचं मेंटर किंवा गावातलं कोणी इन्फ्लुएन्शियल माणूस किंवा तुमच्या सिटीचं किंवा मित्राचे आजोबा असं सांगू शकतात. सांगू शकतो की मित्र वगैरे जवळचा मित्र आहे, इकडे तिकडे फिरले आहेत किंवा काही स्कूलचं असेल वगैरे काही सांगू शकतात. तर मग याच्या बेसिसवरती स्टोरी बनवायची. तर मी जर असतो तर मग मी आता कंटेक्स्ट काय टाकला असता. आणि अजून एक गोष्ट, एखादा जर ख्रिश्चन असला ना, जर कोणी असलं तर मग त्यांनी इकडे त्याचं नाव म्हणजे कोणतं राज किंवा मोहम्मद असं नाव नाही टाकायचं, मॅथ्यू वगैरे टाकायचं, कारण की तो ख्रिश्चन आहे. सिच्युएशन कशाची आहे, ख्रिश्चॅनिटीची ना, मग हिरो मग ख्रिश्चनच पाहिजे. तर मग त्या हिशोबाने तुम्ही एकतर मे बी तुम्हाला NTCमध्ये ठीकठाक समजून घेतील ते, की तुम्ही समजा स्वतःचं याचं कास्ट टाकली आणि तर मग किंवा तुमची स्वतःची कास्ट तिकडे म्हणजे स्वतःला हिरो तुम्ही मॅथ्यू केलं जरी तुम्ही हिंदू असलं तरी चालतं. पण CDSमध्ये एवढं ते इम्पॉर्टंट म्हणजे एवढं कन्सिडर नाही करत. त्यांना वाटतं की म्हणजे थोडं एक्सपिरियन्स जास्त असायला पाहिजे, जास्त एक्सपिरियन्स घेतला लाईफमध्ये, तर तेवढं व्हेरिएशन असायला पाहिजे स्टोरीमध्ये. आता मे बी तुम्ही जास्त एक्सपिरियन्स नाही आहे लाईफमध्ये, तुम्हाला यामध्ये जास्त इमेजेस येणार नाही. आता मी जर असतो तर मग मी हिरोला टाकलं असतं का गावामधलं, माझ्या गावामधला एक इन्फ्लुएन्शियल माणूस, म्हणजे सपोज सरपंच, सरपंच पकडू, तर सरपंच ख्रिश्चन होता असं सांगेल. आणि सरपंच मग मग त्याच्या सरपंचची व्हॅल्यूज काय होती. आता समोर मग त्यांचा मुलगा आहे वगैरे, किंवा मी आता माझं शिक्षण झालं आहे, मी स्वतःचं टाकेल की मी ND क्लिअर झालो आहे. तर मग गावामध्ये मग मी कसं मुलांना मोटिवेट केलं, सरपंचचे व्हॅल्यूज कसे ॲड ऑन केले मुलांमध्ये. गावामध्ये स्कूल्स असतील तर स्कूल्समध्ये मग मी कसं माझे आयडियाज प्रोपोगेट केले, त्या मुलांसोबत बोललो, त्यांच्यासोबत वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटीज केले, गावातले प्रॉब्लेम्स मी कसे सॉल्व्ह केले. सपोज जर रस्ता चांगला नसेल तर मग मी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन किंवा जो पण तो रुरल डेव्हलपमेंट ऑफिसर असतो, जसं ते एरिया अंडर कंट्रोल आहे, मी त्याच्यासोबत बोलेल. म्हणजे की असं म्हणणं आहे की तो जो सरपंच आहे त्याचे व्हॅल्यूज मी कसं कन्सिडर करतोय. आता याला या ग्रेव्हयार्डसोबत कसं लिंक करेल मी, की आता ते ग्रेव्हयार्ड त्याचं गावातच असतं, गावामध्ये पण असतं बऱ्याच वेळेस, युजली 2-3 गावाचं मिक्स असतं. तर मग मी तिकडे गेलो, तिकडे फ्लॉवर्स वगैरे चढवले, तुझं म्हणला की फ्लॉवर चढवणं, तर ते ॲड ऑन करेल, असे ॲक्शन जास्त टाकेल मी. आता हे थोडं कन्फ्युजिंग आहे म्हणून हा सांगितलं. आता आणि हे एक असतं की तुम्हाला स्टोरी म्हणजे कसं पण सिक्वेन्स नाही लिहिली, प्रॉपर सिक्वेन्स असायला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक स्टोरीमध्ये तुम्हाला जेव्हा तुम्ही
सपोज तुम्ही जर गेले म्हणजे जाईलच मोस्टली इंटरव्ह्यू द्यायला, तर तिकडे सायकोलॉजिस्ट सांगतो की हाऊ डू यू हॅव टू राईट द क्वेश्चन द स्टोरी. सगळ्यात पहिले सांगतो की व्हॉट लेड टू द सिच्युएशन, 2 लाईनमध्ये लिहायचं आहे. म्हणजे जे सिच्युएशनमध्ये दाखवलं जातं इमेजमध्ये, आता तो जो इमेज होता ते इमेजमध्ये डेथ सीन होतं, तो माणूस उभा होता, तर व्हॉट लेड टू द सिच्युएशन, कशामुळे तो तिथे गेला, तर ते टाकेल. त्यानंतर व्हॉट इज हॅपनिंग इन द इमेज, बाकीचे ॲक्शन सांगितलं की तो फ्लॉवर चढवलं, नंतर त्याचे व्हॅल्यूज, सरपंचचे व्हॅल्यूज कसे कॅरी ऑन केले, हे सगळं व्हॉट लेड टू द सिच्युएशन. आणि व्हॉट इज द फायनल आउटकम, आउटकम काय, म्हणजे मुलांना वेगळं शिक्षण घेण्याचं एक मोटिवेशन भेटलं, किंवा आपण असं सांगू शकतो, मी सांगेल की गव्हर्नमेंट ऑफिशियलचं लक्ष गेलं गावामध्ये, असं सांगू शकतो, आहे का नाही. तर मग ही व्हॉट लेड टू सिच्युएशन हे टोटल आपल्याला 8 to 10 लाईन्समध्ये लिहायचं आहे. ज्यांची हँडरायटिंग मोठी असेल त्यांनी थोडं एक्सटेंड करावं, कारण की मोर दॅन वॉट, तिकडे कसं असतं की क्वांटिटीपेक्षा क्वालिटी जास्त पाहिजे. पण मग याचा अर्थ हे नाही की आपल्याला क्वांटिटी खूपच कमी लिहायची आहे. मी प्रेफर करेल, माझं कसं आहे, क्वांटिटी पण जास्त होते आणि क्वालिटी पण चांगली होती, कारण मी ॲक्शन जास्त टाकायचो. कारण मी माझ्या मित्रांच्या स्टोरीज पाहिले ना, त्यांचं थोडं ॲक्शन्स कमी होतं, ते इमेजला डिस्क्राईब जास्त करायचे. मी इमेजला डिस्क्राईब कमी म्हणजे नेग्लिजिबल करायचो आणि त्याच्यामध्ये ॲक्शन जास्त टाकायचो. ते एक माझं चांगली गोष्ट होती, म्हणून तुम्हाला सांगतोय. एक ते आहे. नंतर अजून एक इमेज घेतो बघा, ती इमेज सापडायला अवघड जाईल, ड्रॉ करून दाखवतो तुम्हाला. सपोज हा जर तो इमेजचा सेक्शन असला, इकडे बिल्डिंग आहे, ही खिडकी आहे बरं का, मोठी बिल्डिंग आहे बरं का, हे म्हणजे समजा 2-3 फ्लोअरची तर असेल, ही सपोज एक मोठा व्हॅल्व आहे त्याच्यामध्ये, आणि इकडून आग असं निघते बाहेर, असं समजा हे आग आहेत. इकडे 2-3 लोक आहेत, एक लेडी समजा, 2 जाऊ दे, एकच लेडी पकडा, इकडं आणि अजून पकडा, आणि 2 बिल्डिंग. ही बिल्डिंग वेगळी आहे आणि ही बिल्डिंग वेगळी आहे. आता बनवायचं स्टोरी काय बनवाल, क्या मतलब, देख ये 3 लोग हैं, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में से आग बाहर निकल रही है, और इसके पीछे और एक बिल्डिंग है, तो फिर इसके ऊपर बनाओ स्टोरी. इतना ही था इमेज में. आवाज आवाज हम्म. हम्म. अच्छा, तुमने ये इमेज को एक एज अ स्कूल वगैरह का परसीव किया है ना, अच्छा फिर ठीक है. और एक्शंस, हम्म, आग बुझाएंगे, वही ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं. देखो, बाकी किसी की इमेज स्टोरी है. हम्म. अब देखो, ये दोनों के आइडियाज सेम है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है आइडियाज, इतना कुछ टफ नहीं है. इसमें एक अलग कंटेक्स्ट में बताता हूँ मैं. अब इसमें देखो, व्हाट लेड टू द सिचुएशन के लिए तुम ज़्यादा टाइम दे रहे हो कि आग कैसे लगी, आपने बताया ना आग कैसे लगी, या फिर तुम्हें ज़्यादा एक्शंस कहाँ पे डालने हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, और तुम जो बोल रहे हो ना कि इसको हेल्प करेंगे, मतलब अगर कोई बीच में अटका हुआ होगा तो उसको हेल्प करेंगे, तुम बोल रहे हो ना,
तो फिर वो कैसे हेल्प करोगे वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कैसे क्या यूज़ करोगे, रिसोर्सेस है आसपास कहीं, लग रहा है मतलब दो बिल्डिंग है सपोज, बिल्डिंग के आसपास लोग तो रहेंगे ना, तुम बोल रहे हो शॉप्स वगैरह है, तो शॉप्स के जो ओनर्स रहेंगे वगैरह वो सब, तो वो सबको इकट्ठा करेगा, मतलब आवाज़ देगा जोर से कि या सगळे लवकर या। वो इंग्लिश मतलब ऐसे नहीं डालना इमेज में कि उसने ऐसा बोला कि ऑल ऑफ यू कम ओवर हियर, ऐसा नहीं डालना, बस उसने डालना है कि इसने बुलाया। हाँ। हम्म। हम्म। ऐसे टाइप की चीज़ें डाल सकते हैं। हमें ऐसा नहीं डालना है कि हमने ये किया, हमने वो करने के लिए क्या किया ये डालना है। बाद में फिर अगर कोई सपोज बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में से पानी वगैरह लाना वो डालना वगैरह, उसके पहले ये भी देखना है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि क्यों ये आग लगी है। अब आप बोल रहे हो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की वजह से बोल सकते हैं, अगर स्कूल होगी तो शॉर्ट सर्किट ही रीज़न होगा, कोई अलग नहीं होगा। फैक्ट्री अगर हुआ तो बोल सकते हैं कोई ब्लास्ट हुआ, केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट डाल सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। और या फिर उसके बाद में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए ना, अब कोई स्कूल है वगैरह वो सब वहाँ पे तो होती है, तो फिर वहाँ के फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके वहाँ से फिर वहाँ पे स्प्रे करके आग को बुझाएंगे। हम ट्राई करेंगे, मतलब फायर फाइटर्स को बुलाना ही है और उसके बाद ये भी ट्राई करना है, ऐसा टाइप का रहता है। अब मैंने जो स्टोरी बनाई थी, तो मैंने क्या किया था कि मतलब प्रैक्टिस की है पर एक्चुअल एसएसबी की नहीं है। प्रैक्टिस में ऐसा बोला था कि ये सपोज एक बिल्डिंग है, ये तीनों कैरेक्टर्स को मैंने मिस कर दिया, ये एक गलत बात हो गई थी मेरी। उसके बाद में फिर ये बिल्डिंग है, इसको मैंने एज ए इंडस्ट्री परस्यू किया, मतलब बोल सकते हैं इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई स्कूल भी हो सकती है, पर मैंने इंडस्ट्री लिया। तो फिर ऐसा स्टोरी बनाई कि वो पर्टिकुलर पर्सन है, वो इंडस्ट्री का मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब वो बिल्डिंग का हेड है। तो फिर उससे गलती हुई कि मतलब शॉर्ट सर्किट वायरिंग कनेक्शंस वगैरह में मेंटेनेंस के वक्त मतलब वायर्स कट हो गए, तो शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से आग फैल गई। तो फिर उसने फिर फायर फाइटर्स को बुलाया। तो ये एक्शंस वगैरह ठीक अच्छे थे, पर सर ने बोला कि तुम क्या कर रहे हो कि खुद खुद के कैरेक्टर को डुबा रहे हो, वहाँ पे इमेज में डुबाना नहीं है खुद को, ये याद रखना। क्योंकि देखो अब मैं मतलब हेड हूँ उस डिपार्टमेंट का, तो फिर मेरी अगर गलती की वजह से कुछ हो रहा है तो फिर उन साइकोलॉजिस्ट को ऐसा लगेगा ना कि ये लीनियंट है, मतलब इसके मतलब मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करता है। तो फिर सर ने और एक स्टोरी बनाने के लिए बोला था, तब मैंने बनाया कि आग लगी है, तो फायर फाइटर्स को बुलाया, फिर उसने कैसे आग बुझाई, उसके अंदर एक्शंस डाले मैंने कि ही क्रिएटेड अ ग्रुप अ प्लान, मतलब अगर 5% 5 पीपल ही टुक, 5 पीपल को उसने कैसे डिवाइड किया कि मतलब 3 लोग जो अब यहाँ से आग निकल रही है, तो स्टार्टिंग से यहाँ से फिर फायर मतलब वाटर वगैरह डालेंगे, या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर अपना जो भी मेथड होगा उससे करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से एंट्री तो 3 लोग ही करेंगे, बाद में फिर वो एक बंदा अलग लेगा, वो अलग क्या करेगा, बाकी के जो भी लोग हैं उनको लेकर रेस्क्यू के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि यूजुअली वॉलंटियर्स रहते हैं, जो भी अंदर लोग अटके हुए हैं उनको निकालने के लिए वॉलंटियर रहता है, तो फिर उनके हेल्प से उनको बाहर निकालेगा। और जो तीसरा पर्सन है फिर वो पोटेंशियल अदर अदर जगह निकालेगा, फिर वहाँ पे मैनेज करेगा। फिर उसके बाद में फिर जब फायर मतलब बुझ जाएगी तो उसके बाद में फिर वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ। बाद में फिर वो कंसल्ट करेगा फैक्ट्री ओनर से, फिर मतलब सिस्टम वगैरह मतलब सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह चेक करेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा। ये सारे एक्शंस थे, तो ऐसा टाइप का बनाना है, समझ रहा है। और इसका मतलब तुम्हें क्या है पता, ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी तुम्हें टीएटी वगैरह की। एक बार तुम रिटर्न निकालोगे ना, तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स रहेंगे प्रिपेयर करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा टाइम है, उसके अंदर हो जाता है। और यूजुअली अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारे आइडियाज़ बहुत प्री कंसीव्ड हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बोला है पहले भी कि मतलब मेरे सेकंड अटेम्प्ट के वक्त क्या हुआ था, मैंने बहुत ओवर प्रैक्टिस की थी। मतलब ऐसा था कि पिक्चर दिखा दो, उसके ऊपर हर एक पिक्चर पे मेरी स्टोरी फिक्स थी कि ये स्टोरी लिखूंगा। अब एक्चुअल एसएसबी में क्या हुआ, सपोज अब ऐसा पकड़ो कि एक इमेज थी मेरे टाइम पे कि यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए थोड़ी हार्ड है वो। सपोज ये यहाँ पे सारे झाड़ है, यहाँ पे पूरे एरिया में, इतने पूरे एरिया में झाड़ है, यहाँ से फिर एक बंदा खड़ा है और वो उसको ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे दूसरा एक बंदा है और ये इसके पास देख रहा है, समझ आ रहा है। अब ये डायरेक्शन दिखा रहा है और ये बंदा इसके पास देख रहा है। तो मैंने जो प्रैक्टिस के वक्त बनाई थी तो उसके अंदर उसने नॉर्मल कपड़े पहने थे,
मतलब फुल पैंट, ट्रैक पैंट्स, नॉर्मल टाइप शर्ट। तो उसके अंदर मैंने ट्रैकिंग की स्टोरी बनाई थी। अब प्रैक्टिस ज़्यादा की, इसके वजह से वो माइंड में हो गया कि ऐसी कुछ स्टोरी आएगी या फिर इमेज आएगी, तो वहाँ पे मैं बस ट्रैकिंग का स्टोरी बनाऊंगा। तो फिर एक्चुअल लाइफ में क्या हुआ कि ये जो दो लोग थे, इन दोनों ने फॉरेस्ट गार्ड जैसे कि यूनिफॉर्म पहना था, पर मैंने स्टोरी बनाई क्या, ट्रैकिंग पे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया ना, तो ट्रैकिंग पे जा रहे थे, उन्होंने यूनिफॉर्म की पहनी है। तो वो टाइप का ऐसा, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारा आइडियाज प्री कंसीव्ड होते हैं, इसी प्री कंसीव्ड आइडियाज बोलते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी है। तो मतलब अगर तुम, क्या पता, मैंने फिर, मेरा वही हुआ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की, आइडियाज प्री कंसीव्ड हो गए, और वही मेरी सेकेंड अटैम्प्ट में गलती हो गई और मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया। थर्ड अटैम्प्ट में मैं गया, थर्ड अटैम्प्ट में मेरे बिना प्रैक्टिस का गया, तो सारे इमेजेस जैसे थे जो दिखाई जा रहा है उसके ऊपर ही बेस्ड मैंने कोई स्टोरीज बनाई, और मुझे ही सेटिस्फैक्ट्री लगा, दोस्तों को भी अच्छा लगा। तो फिर यही पॉइंट है कि प्री कंसीप्ट नहीं रहना है, प्रैक्टिस अभी से नहीं करनी है। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी इमेजेस अच्छे नहीं है, तो इमेज अच्छे करने के लिए मेथड क्या है कि तुम्हारे जो सराउंडिंग्स वगैरह रहेंगे उसके अंदर पार्टिसिपेशन ज़्यादा रखना है। यूजुअली बहुत बार ऐसा इमेज आता है कि नोटिस बोर्ड का अगर रहा, इमेज रहा, फिर वहाँ पे नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड के सामने कई लोग हैं, तो अगर कोई स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन रहा, तो वो स्टोरी बनाएगा कि उसने स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन कैसे ऑर्गेनाइज किए, तो फिर उसकी जो नोटिस है उसने नोटिस बोर्ड पे लगाई, ये व्हाट लेड टू द सिचुएशन है। उसके अंदर बाद में फिर जो एक्शंस वगैरह उसने किए, जैसे इन्विटेशंस भेजना, फिर जो जो भी इक्विपमेंट्स है वो अच्छे से है क्या नहीं वो चेक करना, उसके बाद में फिर जो रिकॉर्ड्स रखने के लिए जो मार्क शीट्स रहती है, स्कोर शीट्स वगैरह, फिर वो रेडी रखना, रेफरीज वगैरह सारे अरेंज करना, वो एक्शंस हो गया। लेड टू सिचुएशन में क्या, सक्सेसफुली सब कुछ हो गया, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की। अब तुम्हारे इसमें कंटेक्स्ट में तुम कमांडेंट सर को बुला सकते हो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर तुम्हारे टीचर्स, डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा टाइप का है, ऐसा टाइप का लिखना है तुम्हें। तो ये है, तो जितना तुम एक्सपीरियंस ज़्यादा लोगे ना, तो उतना ज़्यादा तुम्हारा स्टोरीज अच्छे बनेंगे। अब मेरा ऐसा था कि एक इमेज आई थी मेरे पास, मतलब एक्चुअल एसएसबी में, तो उसमें से दिखाया गया था कि एक टाइप ऑफ बंजर, मतलब बंजर नहीं बोल सकते, मतलब अबैंडन्ड हाउस टाइप है, क्या हाउस ऐसा दिख नहीं रहा था, बस गेट दिख रहा था। अब मैं क्या था, मैंने सिद्धेश्वर मंदिर एक बोल के है, प्रवारा संगम, पता है तुम्हें? तो वहाँ पे एक टेम्पल है, बहुत लोगों को पता नहीं है, पर वो टेम्पल का क्या है कि वॉल्स है, वॉल्स के ऊपर उन्होंने रामायण महाभारत की कुछ सीन्स कार्व किए हैं। मतलब आर्किटेक्चरल एक्सपेक्ट में बहुत अच्छी मतलब प्लेस है वो, और लोगों को पता नहीं। तो मैंने वही क्या किया कि उसको, वो जो हीरो है वहाँ पे दिखाई गया था इमेज में, तो फिर उसको मैंने एज अ हीरो, और वो ट्रैकिंग ग्रुप का एक मतलब हेड है, तो फिर उसने कैसे ट्रैक्स ऑर्गेनाइज किया वगैरह वो सब, ट्रैक्स या फिर कैंपिंग वगैरह, क्योंकि वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, तो कैंपिंग का कंटेक्स्ट डाला, फिर उसने कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया, उसके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे डाले, सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट हैंडल्स के पास दिया, इन्फ्लुएंशियल तो है ना वो, उसके पास मीडिया की पावर है, तो वो हिसाब से तो वो स्टोरी डाली मैंने। तो ये है। अब ये टीएटी का है, एसआरटी का करेंगे, जीटीओ का मैं फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि जीटीओ में बस लेक्चरेट बोलूँगा मैं, क्योंकि जीटीओ के लिए हमें ग्राउंड पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे बोल के कुछ नहीं होता है। इसमें भी वैसे ही, तो मैं प्रैक्टिस करके मतलब आदत अच्छी लगेगी। अब देखो, एक ही लूँगा मैं एसआरटी, क्योंकि एसआरटी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये थोड़ी टफ वाली है। इन द ट्रेन, अब अच्छे से सुनो। In the train, he found that some bad elements have stabbed a lady and she is in a critical situation. At the same time, another lady is about to deliver a child and crying with pain. He dash dash dash, तुम क्या करोगे? वापस बोलना है। In a train, he found that some bad elements have stabbed a lady. Stabbed मतलब चाकू मारना। स्टैप द लेडी एंड शी इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन मतलब आप समझो कि ब्लड निकल रहा है वगैरह, तो वो। एट द सेम टाइम अनदर लेडी इज अबाउट टू डिलीवर अ चाइल्ड एंड क्राइंग विथ पेन। ही क्या, एट द सेम टाइम अनदर लेडी इज अबाउट टू डिलीवर अ चाइल्ड एंड क्राइंग विथ पेन, मतलब ऐसा समझो कि एक बंदा है वो ट्रेन से जा रहा है, उसी टाइम पे दो सिचुएशन हो जाते हैं कि एक इंसान को स्टैप कर दे, मतलब एक लेडी को स्टैप कर दिया एक इंसान ने,
और उसी टाइम एक लेडी ऐसी सिचुएशन में कि वो एक जस्ट बेबी को डिलीवर करने वाली है, डिलीवर करने वाली है, मतलब पेन हो रहा है, मतलब डिलीवरी मतलब पास में आ गई, ऐसे टाइप का। हाउ विल यू रिएक्ट? शॉप कैसे करोगे तुम? अगर ट्रेन चल रही है तो फिर तुम वहाँ कहाँ पे, खेतों में रुकाओगे क्या? क्योंकि यूजुअली जब हम ट्रेन से जाते हैं आसपास खेत रहते हैं, दूर 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 तक, मतलब हॉस्पिटल नहीं, कोई गांव नहीं, तो फिर मतलब डिलीवरी ऐसे ही हो जाएगा बिना हॉस्पिटल में गए? ऐसा और किसी का कोई है? किसी के मन में आ रहा ही नहीं क्या करोगे? एज एन ऑफिसर क्या करोगे आप खुद को इमेजिन करो कि यू आर एन ऑफिसर, तो फिर वो सिचुएशन पे तुम क्या करोगे? ये पॉइंट अच्छा है। लोको पायलट? कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है तुमने? तो वहाँ पे तुमने पुलिस वाले देखे होंगे, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो हर ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कुछ पर्सन्स रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक काउच के बीच में, तो फिर उनको भी उनके बुला सकते हैं। रिसोर्सेस, अब देखो ये सिचुएशन में तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्सेस है, बताओ, सोचो। उसको छोड़ दो, और डॉक्टर कोई, हाँ ठीक है। टीसी? टीसी का क्या करेगा तुम? वो क्या करेगा? हाँ टीटी, सॉरी, टिकट कलेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे स्टॉप करोगे? क्लॉथ, वही बात है, तुम्हारे पास हैंकरचिफ रहेगा यूजुअली, या फिर कोई ओवर लेयरिंग कर रहा होगा, मतलब कोई शर्ट पहना उसके ऊपर कोई और शर्ट पहना होगा, तो फिर वो ऊपर वाला शर्ट निकाले, फिर ब्लड स्टॉप करेंगे, क्योंकि यूजुअली डेथ किसकी वजह ज़्यादा ज़्यादा होती है कि ब्लड ज़्यादा फ्लो हो गया, तो ये बात है। और रिसोर्सेस, आजू बाजू के लोग, है कि नहीं? तो फिर अगर लोग इकट्ठा हो गए तो फिर वो जिस बंदे ने स्टैप किया है उसको रुका नहीं पाओगे क्या? मैन पावर काम में आएगी ना यहाँ पे। तो ये रिसोर्सेज है, कोई भी सिचुएशन रही ना, उसके अंदर रिसोर्सेज देखना हमारे पास क्या है। अब मैं मेरा सोल्यूशन बताता हूँ। मेरा और निकिता मैम का ऑलमोस्ट सेम था इसके ऊपर। गैदर पीपल टू होल्ड द क्रुक, कॉल आरपीएफ, स्टॉप ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग मल्टीपल क्लॉथ्स, कॉल एम्बुलेंस एट द नेक्स्ट स्टेशन, कंसोल बोथ लेडी टिल टिल देन, मतलब टिल देन मतलब कि जब तक तुम सिचुएशन, मतलब रेलवे स्टेशन तक रुक जाते हो। अब इसमें हमारे पास पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर इसमें ऐसा भी नहीं लिखना है कि अगर इफ वाला सिचुएशन, मतलब कि अगर ऐसा अगर हुआ तो फिर हम ऐसा करेंगे, फिर अगर सिचुएशन वन काम में नहीं आई तो दूसरा वाला सिचुएशन हुआ तो फिर सिचुएशन सेकंड आई तो क्या करोगे, ऐसा नहीं लिखना है। शॉर्ट इफ कहीं पे नहीं डालना है, जो होगा सो होगा, ऐसे टाइप का। समझ आ रहा है? एसआरटी थोड़ी मतलब इजी टाइप है, जस्ट मतलब पूरी साइक टेस्ट इजी है, बस तुम्हें वो आइडिया आनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। हम बहुत बार प्री कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मेरी जो है एकदम रिसेंट वाली साइक है, मतलब रिस्पॉन्स है, तो ये बोल रहा हूँ। और लेना है साइक, एसआरटी लेनी है? और अब देखो, ये वाली थोड़ी मेरी गलत हुई कि ही हैज़ वॉन ₹25 lakhs इन केबीसी। अच्छे से सुनो, ही हैज़ वॉन ₹25 lakhs इन केबीसी। His mother wants to donate ₹10 lakhs to a temple. His father wants to give ₹5 lakh to an ashram, 10 lakh
to temple, 5 lakhs to ashram. His friend needs some money. दोस्त को भी कुछ पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए वो बताया नहीं. He is yet to complete his own education and 3 young sisters and 1 brother. मतलब 3 sister 1 brother 4 siblings. खुद का एजुकेशन 5 पीपल्स एजुकेशन. फिर ये करना है, बाद में दोस्त को भी पैसा देना है. फिर मम्मी बोल रही कि 10 लाख मंदिर को देना है, 5 लाख आश्रम को देना है. तो ही डॉट 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 हाउ विल यू रिएक्ट? क्या करोगे? सोचो. यू हैव 25 लाख रुपीस. अब ये देखो. हम्म. हाँ, ये मेथड में कर सकते हैं. एसआरटी में देखो, एसआरटी या पूरा साइड टेस्ट में कि कोई भी रिस्पॉन्स परफेक्ट नहीं रहता है. मेरा भी पार्शियली परफेक्ट हो सकता है या फिर पार्शियली रॉन्ग हो सकता है. तो फिर इट डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है. एक बंदा अलग स्टोरी लिख के भी रिकमेंड हो सकता है, दूसरा बंदा एक अलग स्टोरी लिख के भी रिकमेंड हो सकता है. अगर मेरी, और इस नाम क्या था शिवम, अगर मैंने शिवम की स्टोरी चुरा के मैंने खुद से लिखी मेरे एसएसबी में फॉर द सेम इमेज, तो मे बी वो मेरे पर्सनैलिटी से सूट नहीं होगी. मेरी जो पीआई की फॉर्म है उसके अंदर जो दिखाया गया उसे सूट नहीं होगा. और वही अगर उसने मेरी स्टोरी ली तो फिर उसको वो सूट नहीं होगी. बल्कि दोनों स्टोरीज तो अच्छी ही है ना. मतलब वही बोलना है कि जो तुम्हारा हिसाब से अच्छा है तो वही करो. बस ये बात है कि तुम एज एन ऑफिसर थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होने चाहिए. ऐसा नहीं कि बस लिखने के लिए लिखा है. तो ये बात है. एसआरटी में भी सेम कि नो रिस्पॉन्स इज परफेक्ट. तो वही. अब मेरा रिस्पॉन्स देखो कि गिव 7 lakhs टू टेम्पल, 3 lakhs टू आश्रम, गिव रिक्वायर मनी टू फ्रेंड. मतलब उसने बोला नहीं ना कितना चाहिए, तो जितना चाहिए तू ले ले. एंड पे फीस ऑफ फैमिली. तो ये है, ये थोड़ा इमेच्योर टाइप है. अब निकिता मैम का निकालता हूँ मैं. निकिता मैम ने क्या लिखा था कि टोल्ड पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद सिबलिंग्स, कन्विंस्ड देम टू पुट 90% मनी इन एफडी, रेस्ट डोनेट अकॉर्डिंगली. मतलब अलग है ना थोड़ा सा. निकिता मैम का परसेप्शन अलग है, मेरा परसेप्शन अलग है. मतलब कम कम देना है और हर जगह बांटना है. निकिता मैम का क्या है कि 90% एफडी, मतलब हमारे पास ही रखना है, और बाकी का 10% फिर एक्सपेंसेस पे यूज़ करना है. परसेप्शन अलग है ना. दोनों रिकमेंडेड है. वही तो बात है. तुम्हें बस ऐसा हाईलाइट होके आना चाहिए कि तुम एज एन ऑफिसर हो. अब ये इसलिए एसआरटी बोली क्योंकि इसके अंदर और भी ज़्यादा हो सकता है. कि कोई बोल सकता है कि मंदिर में अगर मंदिर में दे रहे हो तो आश्रम में क्यों देना है? पुण्य का काम करना है तो मतलब एक ही साइड पे दे दो, दूसरे साइड देने की ज़रूरत नहीं. ऐसा भी कोई बोल सकता है. ऐस- हाँ, वैसा भी बोल सकता है. ऑर्फनेज मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है. जो सिचुएशन दी है उसके हिसाब से देनी है. दूसरा कुछ निकालना नहीं है बीच में. जो तुम्हें सिचुएशन है उसके ऊपर बनाना है, कोई अलग साइड नहीं करना है. मतलब तुम डाइवर्ट, मतलब तुम्हारे खुद की स्टिमुली अवॉइड कर रहे हो तुम. स्टिमुली मतलब पता है? द सडन रिस्पॉन्स दैट कम्स इन आवर माइंड, उसको स्टिमुली बोलते हैं. तो फिर ऐसा है. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं, इजी लग रहा है ना. बस तुम्हें थोड़ा ब्रॉड विजन रखना है तुम्हारा. और कुछ साइक में ये इंटरव्यू तो हो ही जाता है. इंटरव्यू में बस तुम्हारा लाइफ, एक इंटरव्यू के लिए एक सजेशन है, जितने लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज कम रहेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा है. अब मेरे मुझे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने हुए हैं. तो मैंने बोला सर 9 हुए थे मेरे पास 10 में से. तो फिर आयो ने पूछा कि पहले इसमें कितने हुए थे. तो मैंने बोला सर पहले इसमें 13 हुए थे. उसने बोला कम कैसे हुए? मैंने बोला सर फिटनेस वगैरह कम किया, बंद किया था. उसने बोला बंद क्यों किया अगर फिटनेस करनी अच्छी है? एंड इन द आयरनी मैंने उसको बोला कि उसने एक क्वेश्चन पूछे थे बीच में कि व्हाट ऑल थिंग्स डू यू वांट टू इम्प्रूव. तो मैंने उसमें बोला था कि फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव करना है.
3 पॉइंट्स बोले थे, उसमें से एक फिजिकल फिटनेस बोला था। तो फिर एक साइड पे बोल रहा हूँ फिजिकल फिटनेस अच्छी करनी है, एक साइड पे कर रहा ही नहीं हूँ मैं, पहले करता था तो छोड़ दिया अभी। अलग लग रहा है ना थोड़ा सा। फिर उसको मैंने बहाना दिया सर कि पढ़ाई था, ये था वगैरह, करता नहीं था। ये नहीं बोला कि मैं देर से उठता था, मतलब वो बोलता था, फिर रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते थे। मे भी उसको आइडिया आ गया होगा, तो फिर ये कि मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ा कम रखो। और एक ये था एक चीज़ कि वहाँ पे इंटरव्यू में हाईलाइट हुआ कि मेरे इसमें ये कंट्रोवर्शियल ये था कि मैंने 11th 12th बोर्ड्स किया ही नहीं। तो उसने मुझे क्वेश्चंस पूछे कि बर्नौलीज थ्योरम वगैरह क्या है, फिर उसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो नॉर्मल पता है हमें, बुयंसी वगैरह। तो फिर उसके अंदर उसने एप्लीकेशन पूछे थे, ये मतलब प्लेन वगैरह छोड़ के, वो तो ईजी है, उसने डीप वाले पूछे थे, मुझे आई नहीं। तो उसने पूछा कि तुमने 11th 12th पढ़ाई नहीं की क्या, बोर्ड्स में दिख रहा था अच्छा पढ़ाई। तो उसको बोला सर मैंने लास्ट क्लास में पूरा रट लिया था। और महाराष्ट्र बोर्ड में कैसा रहता है, 21 अपेक्षित बोल के एक बुक रहती है, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वही करके हो गया। कंट्रोवर्शियल है ना, अगर एक्सपेक्टेड है कि तुम 11th 12th पढ़ाई करो पर तुम नहीं कर रहे हो। मैंने उसको बोला बस एनडीए करना था इसलिए वही क्या। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तुम मतलब इंटरव्यू में यही बेस्ट है कि तुम कंट्रोवर्सीज कम रखो, नेचुरल वे एंड सिंपल लाइफ। मतलब तुम अभी अगर सिंपल लाइफ लिव कर रहे होगे तो बाद में इंटरव्यू में हाईलाइट होगा कि तुम ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज कहीं पे भी नहीं है। तो यही बात है, ऐसे हर एक चीज़ में ऐसे मतलब एग्जांपल्स बहुत कुछ है। मेरी इसमें ये दो थे बस, फिजिकल फिटनेस और सेकंड बोर्ड्स। तो ये एक चीज़ है इंटरव्यू के लिए। एंड जीटीए के लिए पता है, जीटीए को ना तुम एज अ स्पोर्ट्स लो, उसके अंदर भी एक टीम वर्क टाइप एस्पेक्ट ही रहता है ना। अब तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम एक कोई मैच खेल रहे हो, मतलब एक कोट याद रखो, बास्केटबॉल में ना हमें एक कोट बताते हैं कि टैलेंट विंस मैचेस बट टीम वर्क विंस टूर्नामेंट्स। तो वहाँ पे तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है ना कि मुझे यही सबसे अच्छा करना है। वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ना वहाँ पे ऑफिसर्स के लिए कि तुमको इतने इतने बंदे चूज करने हैं, 10 में से एक ही चूज करना है, जो अच्छा होगा सबको ले लेंगे। अपने ग्रुप को ऐसे टीम कंसिडर करो, मतलब साथ सबको साथ में लेके चलो, तुम ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल रहा, बस वहाँ पे तुम्हें एज अ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रखना है। तुम ऐसा समझ ले कि तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे मतलब यूजुअली तुम जब वो सिचुएशंस में जाते हो तो एज ए टीम तुम परफॉर्म करते हो। तुम वो सिचुएशन में ऐसे नहीं दिखाते हो ना कि मैं अच्छा हूँ मैं जाऊँगा पहले, तुम पीछे ही रहो, या फिर उन पीछे वालों को दबाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है ना, सब साथ में जाएंगे। और पीछे वाला जो जाता है तो वो थोड़ी ना बोलता है कि मैं पीछे जाता हूँ तुम आगे चले जाओ, सब साथ में ही जाते हैं ना। सुना ही होगा ना तुमने, शेरशाह मूवी में देखी है ना, सब साथ में जाते हैं। तो यही बात है। जी, एस एस बी एज अ होल कैसा है पता है, एज अ प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस ऑफ एस आर टी स्टैट ये सब कम है, प्रैक्टिस ऑफ लाइफ ज़्यादा है। जितना तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड सिंपल और मतलब ऑप्टिमम रहेगा ना, तो उतना अच्छा है। मुझे असेसर ने बोला था कि उसने पहले पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑन व्हाट क्वालिटीज डू वी असेस द कैंडिडेट्स। तो किसी ने ओएल क्यूज बोला, 15 ओएल क्यूज, किसी ने बोला हार्ड वर्क, किसी ने बोला डिटर्मिनेशन। तो फिर वो असेसर ने बोला कि वी ओनली फाइंड अ पर्सन हु इज़ हार्ड वर्किंग, क्लियर इन माइंड एंड विद अ डिसेंट पर्सनैलिटी। डिसेंट पर्सनैलिटी इन द सेंस कैसा कि हेल्पफुल है, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड है एज अ गुड ह्यूमन बींग, पेरेंट्स को हेल्प करना, सिबलिंग्स वगैरह से अच्छे से बात करनी, दोस्तों के साथ अच्छे से बात करना, टीचर्स को रिस्पेक्ट देना, ये नॉर्मल टाइप चीज़ें है ना। या फिर तुम किसी रोड पे जा रहे हो, तुम्हारे पास अगर कोई रैपर होगा या फिर कोई तुम चिप्स वगैरह खा रहे हो तो रास्ते पे नहीं डालना है कचरा, डस्टबिन के लिए रुकना है। अगर डस्टबिन नहीं होगी तो बैग में डाल देना है, नॉर्मल टाइप चीज़ें। तो यही चीज़ें तुम जितना इवॉल्व करोगे, उतनी कोर क्वालिटीज लाओगे खुद के अंदर, उतना अच्छा तुम्हारा एसएसबी में परफॉर्मेंस रहेगा। एसएसबी खुद क्या है, एसएसबी इज लाइफ। तुम जब जाओगे एसएसबी तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो मैंने प्रैक्टिस करके रखी है एसआरटी टीएटी ज़्यादा काम की नहीं है। अगर तुम वहाँ पे प्रिपरेशन मतलब सारे टेस्ट एकदम ऑप्टिमम लेवल से परफॉर्म करते हो, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस ही खराब है, निगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है, क्रूअल माइंड है, तो कौन रेकमेंड करेगा। साइकोलॉजिस्ट तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ी ना देखता, तुम्हारा वो साइकोलॉजी देखता है। ये जो तुम्हें बताई टीएटी कैसे लिखनी है, एसआरटी कैसे लिखना है, किस वे में लिखना है, ये सब अलग बात है। पहले तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी शूटअप होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, स्टैमिना, मतलब लाइवलीनेस, डिसेंसी जो बोला है मैंने, वो सब होना चाहिए। और यही जो क्वालिटीज़ है तुम्हारे रिटन एग्जाम में भी हाईलाइट हो गए। जितना ज़्यादा तुम हार्ड वर्किंग हो, जितना ज़्यादा क्लैरिटी, उतना ज़्यादा तुम्हारा रिटर्न निकालने के चांसेस ज़्यादा है। और यूजुअली जो है ना,
इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, तो वो तुम्हारा वाई वो हर बार क्लियर रखो। मेरा क्लियर था, स्टार्टिंग में नहीं था, थोड़ा टाइम मतलब समझने में टाइम लगा। स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम यूजुअली जोश जोश में मोटिवेशन के हिसाब से जाते हैं। जब थोड़ा टाइम हो गया, 1-2 मंथ, उसके बाद में रियलिटी आती है, तो फिर अगर तुम उस रियलिटी में भी टिक जाते हो, तुम्हें वो कॉज पता है कि किस लिए करना है, तो फिर फॉर श्योर तुम्हें वो एक हार्ड वर्क करने की आदत लग जाएगी। तो फिर फाइंड अ रीज़न वाई डू आई वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस। एंड इसके अलावा ये भी कि वाई डू आई वांट टू जॉइन आर्मी, only army, not navy, not air force, or else why do I do want to join navy। तो इसके हिसाब से तो एज पर योर चॉइस, किसी को एयरफोर्स जाना होगा, कोई आर्मी, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज एन ऑफिसर, वाई नॉट एज एन अदर रैंक और एज एन अग्निवीर। तो ये आंसर्स है कि कोई क्वेश्चन से इनका आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये टाइप की चीज़ें हैं। और किसी को ये डाउट नहीं? टाइम हो गया ऑलमोस्ट। कब स्टार्ट किया था? 2:45, 45 मिनट्स। हाँ, बंद कर दूँ?